हाय एवरीवन, दिस इज दीप। वेलकम टू दीप स्टडी कॉर्नर। आज हमारी पॉलिटी की 7th क्लास है। हमारा टॉपिक जो चल रहा है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंदर हमने कंपनी रूल को फिनिश कर लिया है। हमारा क्राउन रूल जो हमने स्टार्ट किया था उसके अंदर आज हम करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, साइमन कमीशन और कम्युनल अवार्ड्स। मैंने आपके लिए क्वेश्चन रखा है, इसको पहले हम पढ़ लेते हैं। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोला जाता है। इसमें बताना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। सब्जेक्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वर टू बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए क्वेश्चन को सिर्फ रीड कर रही हूँ। आपने देखना है कि क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो या नहीं कर सकते। कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट थे एडमिनिस्ट्रेशन के, उसको 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया था, सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट। डायरकी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो गया था सेंटर के अंदर। मेजॉरिटी जो थी मेंबर की दोनों हाउसेस की, क्या उसको चूज किया जाता था डायरेक्ट इलेक्शन से। क्या इसमें प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को अलाउ कर दिया गया था कि वो अपना खुद का बजट इनेक्ट कर सकती है। आपने इन चारों स्टेटमेंट में से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फ्रेंड्स, अगर आप सिर्फ एमसीक्यूज को करते हो, कॉन्सेप्ट को थ्योरी में नहीं पढ़ते, तो आप कभी भी अच्छे से तैयारी नहीं कर सकते। बिकॉज एमसीक्यूज को किसी भी तरीके से घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है। अगर एक बार आपने पीपीएससी के लेवल की जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं उसको सॉल्व किया, सॉल्व भी आप तभी कर पाओगे अगर आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट को कवर किया होगा डिटेल के अंदर। आज की वीडियो में हम डिटेल में इस टॉपिक को कवर करेंगे, उसके बाद आप इजीली आंसर कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। तो पहले हम कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इस एक्ट को बोला गया मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। जो लॉर्ड मोंटेग्यू थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे इंडिया के लिए, इंग्लैंड के अंदर थे। लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो थे वाइस रॉय ऑफ इंडिया थे, ये इंडिया में होंगे। इस एक्ट में 22 अगस्त 1919 के अंदर बोला गया ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से कि हम इंडिया के अंदर एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लेकर आना चाहते हैं। इसके चलते हुए उन्होंने क्या किया कि प्रोविंसेस को थोड़ी बहुत ही जो थी रिलैक्सेशन दी, कि प्रोविंसेस को अलाउ कर दिया कि अब आप कुछ सब्जेक्ट पर, कुछ मैटर्स पर आप खुद से कानून बना सकते हैं। इसलिए उन्होंने जो सेंटर और प्रोविंसेस के जो कुछ मैटर्स होते हैं, कुछ सब्जेक्ट होते हैं कि किन मुद्दों पर उन्होंने कानून बनाना है, इस चीज़ को, इन सब्जेक्ट को डीमार्केट किया, सेपरेट किया। जो सेंटर के जो सब्जेक्ट हैं वो तो अलग होंगे, लेकिन जो प्रोविंसेस के सब्जेक्ट हैं इनको 2 पार्ट के अंदर इन्होंने डिवाइड किया, एक ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और एक रिजर्व सब्जेक्ट। अब प्रोविंसेस के पास इतनी अथॉरिटी है कि वो इन सब्जेक्ट के अंदर जितनी भी उनको लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी उन पर वो खुद से कानून वगैरह बना सकेंगे, उनके जो गवर्नर हैं। लेकिन कैसे बनाएंगे? जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट हैं उन पर कानून बनाया जाएगा गवर्नर की तरफ से, गवर्नर के द्वारा। लेकिन उनकी हेल्प के लिए होंगे उनके मिनिस्टर्स, उनके मंत्री होंगे। और वो अगर गवर्नर और मिनिस्टर ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट के किसी भी मुद्दे पर, किसी भी मैटर पर वो कोई कानून बनाते हैं तो उनको जवाब देना पड़ेगा प्रोविंसेस की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको। वो जवाबदेह होंगे, वो रिस्पॉन्सिबल होंगे किसके लिए? लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। लेकिन जो रिजर्व्ड सब्जेक्ट हैं उसमें बोला गया कि अगर प्रोविंसेस के अंदर गवर्नर और एग्जीक्यूटिव काउंसिल दोनों मिलकर रिजर्व सब्जेक्ट पर कोई भी कानून बनाती है तो वो जवाबदेह नहीं होंगी किसको? प्रोविंसेस की लेजिस्लेटिव काउंसिल को। मीन्स के इसमें जो कानून बनाया जाएगा गवर्नर और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा बनाया जाएगा विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव काउंसिल।
जो ट्रांसफर सब्जेक्ट थे इसमें तो उन्होंने बोल दिया कि हम रिस्पॉन्सिबल होंगे, बिकॉज वहां पर तो गवर्नर और मिनिस्टर बनाएंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे भी तो भी क्या फ़ायदा, बिकॉज इसमें जो सब्जेक्ट थे बहुत ही मीन्स के छोटे मोटे जो मैटर होते हैं जैसे एजुकेशन वगैरह, ऐसे ही कुछ मैटर थे। जो इम्पॉर्टेंट मैटर थे वो रिजर्व सब्जेक्ट के अंदर रखे उन्होंने, जैसे पुलिस वगैरह का होगा, डिफेंस का हो गया, ये सभी इस केस में रिजर्व सब्जेक्ट के अंदर इन्होंने रख दिए। और बिकॉज ये गवर्नर के साथ मिलकर जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ मिलकर बनाएंगे तो ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, बिकॉज जो गवर्नर है वो भी ब्रिटिश का है और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो मेजॉरिटी है वो भी इनकी है। इसमें डायआर्की का कॉन्सेप्ट जो था वो इंट्रोड्यूस हो गया था। डायआर्की का मतलब है ड्यूल गवर्नमेंट डबल रूल। जो प्रोविंसेस के अंदर डायआर्की है वो इंट्रोड्यूस हो गई थी 1919 के एक्ट में, लेकिन अभी सेंटर के अंदर डायआर्की का कॉन्सेप्ट नहीं आया था। सेंटर अभी भी यूनिटरी और सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर पर ही आधारित था। सेंटर के अंदर अभी भी यूनिटरी एंड सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर था, यूनिटरी एंड सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर था। लेकिन जो सेंटर के अंदर डायआर्की इंट्रोड्यूस होगी वो जाकर होगी 1935 के एक्ट के अंदर। इंट्रोड्यूस्ड बाय कैमरलिज्म एंड इनडायरेक्ट इलेक्शन इन द कंट्री। अब से जो इंडियन लेजिस्लेचर काउंसिल होगी उसको रिप्लेस किया जाएगा बाय कैमरलिज्म से। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिप्लेस किया जाएगा बाय कैमरलिज्म से। बाय कैमरलिज्म का मतलब है कि इसमें दो हाउस होंगी, एक अपर हाउस होगा जिसको राज्यसभा बोला जाता है, राज्यसभा बोलते हैं, और एक लोअर हाउस होगा जिसको हम कौन सी लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। 3 of 6 members of the Viceroy's Executive Council were to be Indian। जो वाइसराय होगा उनकी जो काउंसिल है, जैसे कि वाइसराय की काउंसिल में लेजिस्लेटिव काउंसिल थी और एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी। लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर जो मेंबर थे उनको इंक्रीज किया गया था, उनकी बढ़ोतरी की गई थी, 16 से 60 कर दिए गए थे। 16 से 60 सेंटर के अंदर, और प्रोविंसी के अंदर ये आंकड़ा यूनिफॉर्म नहीं था। लेकिन जो प्रोविंसीज के अंदर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें नॉन ऑफिशियल यानी कि इंडियंस की मेजॉरिटी होगी थी, लेकिन जो वाइसरॉय की लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसमें मेजॉरिटी थी ऑफिशियल्स की। अभी हम इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बात कर रहे हैं वाइसरॉय की। इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में टोटल 6 मेंबर थे। अब बोला गया कि इन 6 में से आप जो 3 मेंबर हैं वो इंडियंस को लो। 3 मेंबर्स, अब आउट ऑफ 6 में से जो 3 मेंबर हैं वो इंडियंस होंगे, बट अदर दैन कमांडर इन चीफ। कमांडर इन चीफ जो होंगे वो इंडियन नहीं होंगे, जो कमांडर इन चीफ होंगे वो इंडियन नहीं होंगे, वो ब्रिटिशर ही होंगे। जो भी कमांडर इन चीफ होंगे वो इंडियन नहीं होंगे। ग्रांटेड फ्रेंचाइज टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स और एजुकेशन। इसमें हमने जो इलेक्शन की बात की कि अब से जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर जो हमने बाइकैमरलिज्म में बात की अपर हाउस और लोअर हाउस, इस हाउस के अंदर जो मेंबर हैं उनको डायरेक्ट इलेक्शन के ज़रिए ही चूज़ किया जाएगा। लेकिन जो वोट कौन करेगा, जो वोट करने वाले फ्रेंचाइज है लोग हैं वो तो लिमिटेड कर दिए उन्होंने, उनको बिल्कुल लिमिटेड कर दिया। जो गरीब लोग थे, वीमेंस थी, वो तो बिल्कुल ही, जो अनएजुकेटेड पीपल हैं वो तो बिल्कुल ही वोट नहीं कर सकते थे। अब जो वोट कर सकते थे वो थे जो एजुकेटेड थे, जहाँ फिर वोट डिसाइड की जाती थी कि उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितना वो टैक्स गवर्नमेंट को पे करते हैं, तो वोट करने वाले लिमिटेड हो गए थे। सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर सिक्स इंडियन, क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस। मुस्लिम्स के अलावा जो फर्स्ट टाइम कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट आया, जिसमें मुस्लिम्स के लिए एक अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट इन्होंने बनाया था 1909 के एक्ट में लॉर्ड मिंटो के द्वारा। अब से सेपरेट इलेक्टोरेट बनाए जाएंगे किन किन के लिए? सिक्स के लिए भी, इंडियन क्रिश्चियंस के लिए भी, एंग्लो इंडियन एंड यूरोपियंस।
4 अदर कम्युनिटी के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट अब से अपॉइंट किए जाएंगे। न्यू ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन, एक नया ऑफिस बनाया गया हाई कमिश्नर का लंदन के अंदर। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं वो तो ऑलरेडी लंदन के अंदर हैं, तो फिर इसकी क्या ज़रूरत पड़ी, ये भी लंदन में होंगे। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं उनके जो कुछ काम हैं उनको ट्रांसफ़र किया गया, उनके कुछ काम को बांटा गया हाई कमिश्नर के साथ। अब से आधे काम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट करेंगे और कुछ काम जो करेंगे हाई कमिश्नर करेंगे, जो कि इन लंदन में होंगे। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसको इस्टेब्लिश करने की बात की गई, और जो 1926 के अंदर सेंटर का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है सिविल सर्वेंट्स को रिक्रूट करने के लिए वो सेटअप किया गया था। अब हमने जो बाइकैमरलिज्म की बात की थी, इसमें 2 हाउस होते हैं। सो आपने बताना है कि इंडिया के अंदर कितनी स्टेट्स है जिसके अंदर बाइकैमरलिज्म मीन्स के दोनों हाउस है, अपर हाउस भी है लोअर हाउस भी है। It separated for the first time provincial budget and from the central budget and allowed the provincial legislature to introduce their budget. इसमें क्या हुआ कि पहले जो बजट सिर्फ इंट्रोड्यूस किया जाता था सेंटर के अंदर, लेकिन 1919 के इस एक्ट ने प्रोविंसेस को भी अलाउड कर दिया था कि वो अपना खुद का बजट इंट्रोड्यूस कर सकती है। सेंटर का बजट अलग होगा, अब से प्रोविंसेस का बजट अलग होगा। तो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को परमिशन मिल गई थी अपना खुद का बजट इनेक्ट करने की, इंट्रोड्यूस करने की। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी कमीशन, अब इस कमीशन, ये कमीशन है 1919 का, ये एक्ट है। अब ये एक्ट के अकॉर्डिंग अच्छे से वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको देखने के लिए एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाया गया 10 साल के बाद, आफ्टर 10 ईयर्स। आफ्टर 10 ईयर मीन्स 1929 में एक कमीशन आएगा, स्टैट्यूटरी कमीशन, जो इस एक्ट की जो भी वर्किंग है उस पर अपनी रिपोर्ट को सबमिट करेगा। लेकिन ये जो कमीशन है 2 साल पहले ही आ गया था 1927 में। इस कमीशन को बोला गया साइमन कमीशन, वो हम नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब फ्रेंड, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था हमारी पहली स्लाइड के अंदर, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या अब हम इतने एबल हो गए हैं कि हम उस क्वेश्चन का इजीली आंसर कर पाएँ? जिसने तो इस क्लास को अच्छे से ध्यान से समझकर देखा होगा तो उसके लिए तो बड़ा इजी रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर करना। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में। जो सब्जेक्ट थे एडमिनिस्ट्रेशन के, क्या उसे डिवाइड कर दिया गया था इस एक्ट के अंदर 2 कैटेगरीज में, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट। बिल्कुल सही, बिकॉज जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है उसको 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया था, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड। क्या इसमें डायरार्की का कॉन्सेप्ट आ गया था? बिल्कुल आ गया था। क्या वो इंट्रोड्यूस्ड हुआ था सेंटर के अंदर? ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? बिकॉज जो डायरार्की का कॉन्सेप्ट है आ तो गया था, लेकिन सिर्फ प्रोविंसेस के अंदर आया था, सेंटर के अंदर नहीं आया था। सेंटर के अंदर कब आएगा? 1935 के एक्ट में। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड, लेकिन हम आगे की स्टेटमेंट को भी देख लेते हैं। मेजॉरिटी जो थी मेंबर की दोनों हाउसेस की, क्या वो चूज की जाएगी डायरेक्ट इलेक्शन से? बिल्कुल सही, बिकॉज हमने देखा कि डायरेक्ट इलेक्शन का कॉन्सेप्ट 1919 वाले एक्ट के अंदर आ गया था। क्या प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को परमिशन मिल गई थी अपना खुद का बजट इंट्रोड्यूस करने की? ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड। आगे की वीडियो के अंदर फ्रेंड्स हम देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और हमारा जो लास्ट एक्ट है 1947 का एक्ट। इस सभी एक्ट को हम आगे की वीडियो के अंदर कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। होप करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।